हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिपार्ट चलें। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस बनता है बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। इकोनॉमिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है। वैसे तो इकोनॉमिक्स 10 नंबर का ही आता है, कभी कभी 12-13 नंबर का भी इकोनॉमिक्स आ जाता है, बट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है इकोनॉमी का बीपीएससी प्री के एग्ज़ाम में। और देखेंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है चैप्टर्स को, किस सीक्वेंस में पढ़ना है। सीक्वेंस भी इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि किस सीक्वेंस में आप चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं चैप्टर्स को, और रिलेट करके पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हर एक डाटा हर एक चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर आप डाटा को छोड़कर पढ़ते हैं और सिर्फ चैप्टर्स को थ्योरी की तरह पढ़ते जाते हैं तो लास्ट में जाके आपके पास इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि एग्जामिनेशन में यूजुअली अगर बजट पूछा जाता है तो भी उसमें डाटा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, या फिर अगर थियोरेटिकल पार्ट होता है इंडियन इकोनॉमी का तो भी उसमें डाटा रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं, बीपीएससी अभी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। वो एक ईयर डाटा रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, एक ईयर थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछता है। पिछले साल 17th बीपीएससी में 2 बार एग्जाम हुए। 17th बीपीएससी में जो पटना में एग्जाम लीक हुआ था वो एग्जाम जो हुआ था, और पहले जो 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, ये दोनों एग्जाम यानी 13 दिसंबर और 4 जनवरी, ये दोनों एग्जाम में हुए जो भी एग्जाम हुए थे, जो भी क्वेश्चंस आए थे इकोनॉमी के, उन क्वेश्चंस में डाटा रिलेटेड क्वेश्चंस ही थे। थ्योरेटिकल पार्ट कम था। तो इस साल के लिए मैं बता दूं आपको कि थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से पढ़ना है, डाटा पार्ट पढ़ना है, बट थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से पढ़ना है क्योंकि हो सकता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस बार ज़्यादा आए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अपने फ्रेंड्स और को एक्सपीरियंस के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि कैसा सिलेबस बनता है इकोनॉमिक्स का, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, समझना कैसे है इकोनॉमिक्स को, और कैसे किस सीक्वेंस में पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। बुक मैंने आप लोगों को बता दिया है। बुक आपको पढ़ना है रमेश सिंह बुक के। अगर आपको प्रीलिम्स के बुक लिस्ट के बारे में जानना है तो वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी मैं बता देता हूँ कि आपको रमेश सिंह पढ़ना है इकोनॉमिक्स के लिए। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही समराइज्ड बुक है, सिंपल भाषा में सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको पढ़ने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, बिहार स्पेशल के लिए मैं अलग से चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो आप भारत के एस्पेक्ट में पढ़ेंगे वही चीज़ें आपको बिहार के एस्पेक्ट में भी पढ़ना है, क्योंकि अलग कुछ नहीं है। अगर आप भारत के एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको बिहार के एग्रीकल्चर को भी लेकर चलना है। अगर भारत के पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको बिहार के पब्लिक फाइनेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। इंडस्ट्री या हो या फिर सर्विसेज सेक्टर हो, कुछ भी हो, आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इंडिया के भी और बिहार के भी। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन में हम लोग डेफिनेशन समझेंगे इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का क्या डेफिनेशन होता है। 2-3 तरह के डेफिनेशन मिलेंगे आपको रमेश सिंह में, पर घबराना नहीं है, सारे डेफिनेशंस को समझ के पढ़ना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन नहीं है। बहुत सारे थियोरिटिशियन हैं, उनका अपना अपना डेफिनेशन है, पर यहाँ आपको रमेश सिंह में सिंपल डेफिनेशन मिलेगा। डेफिनेशन पढ़ना है आपको। सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, सेक्टर कौन कौन से होते हैं इकोनॉमी के। नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर हमारा जीडीपी जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एनडीपी आएगा, जीएनपी आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट आएगा। इन चारों के बारे में पढ़ना है। इनके फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं ये भी जान के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है, फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेस ईयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा बेस ईयर के बारे में कि बताइए जीडीपी कैलकुलेशन का बेस ईयर क्या है, या एनडीपी कैलकुलेशन का बेस ईयर क्या है। बेस ईयर को ज़रूर पढ़ना है। रिवीजन किस साल हुआ था ये ज़रूर जानेंगे, और रिवीजन होने के बाद कौन सा ईयर से हम लोग किस ईयर को हम लोग बेस ईयर पकड़ते हैं ये भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रहेगा हमारा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, समराइज चैप्टर है। जो जो पढ़ना है इंट्रोडक्शन चैप्टर से मैंने वही डाला है, आप लोग वही पढ़ेंगे, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, क्योंकि बाकी जितने भी एरियाज है ना वो यूपीएससी की तरफ चले जाते हैं, उनमें हमें ध्यान नहीं देना है।
सेकंड चैप्टर आ जाएगा आपका प्लानिंग इन इंडिया, ये बुक में 5th चैप्टर है। सेकंड, यहाँ पे मैंने सेकंड डाल रखा है, तो सेकंड आ जाएगा आपका प्लानिंग इन इंडिया। 60 टाइप के प्लानिंग होते हैं, विश्वेश्वरैया प्लान मिलेगा आपको, बॉम्बे प्लान मिलेगा आपको, फिक्की प्लान मिलेगा आपको, कांग्रेस प्लान मिलेगा आपको, ऐसे करके टोटल 7 प्लान है। इन सातों के बारे में ईयर वाइज फैक्चुअल डाटा जितने हैं सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि छोड़ना एक भी नहीं है। एक भी प्लान के ऊपर अगर एक फैक्चुअल डाटा पूछ देगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आंसर आप नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ना है। प्लानिंग कमीशन अब हम लोगों के देश में अबॉलिश हो चुकी है, पर प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ना है, आते हैं क्वेश्चन। डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पढ़ना है, एनडीसी, वो भी अभी अबॉलिश हो चुकी है, पर उसके बारे में पढ़ लेंगे। सेंट्रल प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सेंट्रल प्लानिंग में आ जाते हैं 5 ईयर प्लान्स, एमपी लैड्स, ऐसे करके सारे एस्पेक्ट्स को हमें पढ़ना है। 5 ईयर प्लान्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक भी एस्पेक्ट्स नहीं छोड़ना है। कौन कौन से बैंक्स को हम लोगों ने मर्ज किया था, कौन कौन से बैंक हुए थे नेशनलाइज, ये सारा कुछ हम लोग 5 ईयर प्लान में पाते हैं। तो 5 ईयर प्लान को छोड़ना नहीं है, सारा 5 ईयर प्लान अच्छे से कवर करना है। आगे बढ़ते हैं मल्टी लेवल प्लानिंग में। मल्टी लेवल प्लानिंग में आपको कंट्री लेवल के प्लानिंग के बारे में पढ़ना है, स्टेट लेवल के प्लानिंग के बारे में पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लानिंग के बारे में पढ़ना है, और म्यूनिसिपैलिटी लेवल प्लानिंग के बारे में पढ़ना है। चारों लेवल पढ़ेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। इंक्लूसिव ग्रोथ 1991 के बाद शुरू हुआ था। हम लोगों के कंट्री का एजेंडा था, हर एक 5 ईयर प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ एक बहुत बड़ा एजेंडा था, इसलिए इंक्लूसिव ग्रोथ को जरूर कवर करेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है, उसके थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेंगे। कुछ फैक्चुअल डाटा भी उसमें आपको मिलेंगे बुक में, उन्हें भी कवर करेंगे, क्योंकि इन ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ से। 2-4 साल में एक आध क्वेश्चन आता है, पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे कवर जरूर करेंगे। CSES यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हम लोग पढ़ेंगे। सॉरी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, CSES होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसे कवर करेंगे। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम CSPS, उसे कवर करेंगे। करंट ईयर में जितने भी सेक्टोरियल स्कीम है और जितने भी स्पॉन्सर्ड स्कीम है केंद्र सरकार के, सारे कवर करेंगे, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस साल सरकार बदलती है, यानी 2024 में इलेक्शन हुआ, तो आपको 2024 के भी सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से क्वेश्चन भी बनता है, ये मैं आपको बता दूं। ये थोड़ा सा आपको मजाक लग रहा होगा, पर ये मजाक नहीं है, गवर्नमेंट के हिसाब से क्वेश्चंस बदलते हैं। नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, कब से शुरू हुआ, कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुआ, चेयरमैन कौन होते हैं इनके, चीफ कौन होते हैं, किन किन कैसे कैसे स्टेट्स का पार्टिसिपेशन होता है, सारा फैक्चुअल डाटा अच्छे से पढ़ेंगे। नीति आयोग से रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उन एस्पेक्ट्स को भी अच्छे से पढ़ेंगे। बढ़ते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तरफ। रिफॉर्म्स में आप जानते ही हैं कि 1991 में LPG रिफॉर्म्स शुरू हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों को अच्छे से कवर करेंगे। इसके पहले का हम लोगों को नहीं पढ़ना है, कोई कुछ खास आपको मिलना है नहीं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पहले आपका अगर प्लानिंग कमीशन का सारे 5 ईयर प्लान्स अगर क्लियर है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। LPG आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। जनरेशन्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, फर्स्ट से लेकर 4th जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम लोग कवर करेंगे, प्लस 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे चेंज हुआ, वो पार्ट भी आपको बुक में मिलेगा, तो उसे भी कवर करना है एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल की तरफ। इसमें हम लोग डेफिनेशन करेंगे, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, इस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि देखिए, बिल्कुल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, कितने तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, पर एक भी टाइप के इन्फ्लेशन को अगर उसके डेफिनेशन को देखकर आपको पूछ लेगा कि ये कौन सा इन्फ्लेशन है, तो अगर आप टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन नहीं पढ़े होंगे तो आप उत्तर नहीं कर पाएंगे वहाँ पर, तो आपसे मिस्टेक होगा वहाँ। तो इसलिए टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कवर करेंगे। वेरिएंट कितने होते हैं इन्फ्लेशन के, हाइपर इन्फ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, ये सब आप लोग कवर करेंगे। इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है, टैक्स कैसे इन्फ्लेशन पे इफेक्ट डालता है, इसे कवर करेंगे। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, कैसे हम लोग इन्फ्लेशन को अकाउंट करते हैं, कैसे हम लोग इन्फ्लेशन के डाटा को निकालते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे।
स्पेशली इन्फ्लेशन कैसे हम लोगों के जीडीपी पे असर डालता है, कैसे हम लोगों के बोरोविंग पे, हम लोग जो मनी बोरो करते हैं या इन्वेस्टमेंट पे कैसे हम लोगों के असर डालता है, ये सब हम लोग इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। फिलिप्स कर्व के बारे में पढ़ेंगे। फिलिप्स कर्व इकोनॉमिक्स वाले जो होंगे वो समझते होंगे फिलिप्स कर्व क्या है। फिलिप्स कर्व को पढ़ेंगे। सिंपल सा थ्योरी है, बस थ्योरी याद में रखेंगे। फिलिप्स कर्व क्या है, थ्योरी देकर पूछ देता है कि ये किस कर्व से रिलेटेड है, बस इतना ही आता है, इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है। रिफ्लेशन स्टैगफ्लेशन सिंपल थ्योरी है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से, इसमें कुछ डाटा नहीं है। इन चीज़ों के थ्योरीज को बस आपको याद रखना है कि थ्योरीज क्या क्या है। ये सारा चीज़ जो भी यहाँ पर आपको सिलेबस में दिख रहा है, ये सारा चीज़ जब मैं क्लास शुरू करूँगा तो एक एक एस्पेक्ट चुन चुन कर मैं आपको समझाऊंगा विथ एग्जाम्पल। तो डरना नहीं है, आपको पढ़ना है पहले किताब से। खुद अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका 40% जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको टीचर की आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता है पढ़ने की। अगर आप खुद 40% क्लियर हो चुके हैं तो 20% क्लियर और हो जाइएगा तो आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। पूरा पूरा क्लियर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती प्री को क्लियर करने के लिए। बढ़ते हैं बेस इफेक्ट की तरफ। बेस ईयर जो बदलता है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर, कैसे इन्फ्लेशन अप एंड डाउन होता है बेस इफेक्ट की वजह से, उसे पढ़ेंगे। भारत में इन्फ्लेशन कैसे मेजर किया जाता है, WPI से, CPI से। WPI हो गया होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दोनों को पढ़ेंगे, दोनों का डेफिनेशन समझेंगे। रिवाइज्ड डाटा भी पढ़ेंगे WPI और CPI का, क्योंकि डाटा रिवीजन होते रहते हैं। इसके बाद हम लोग डिप्रेशन के बारे में देखेंगे। डिप्रेशन क्या होता है, रिकवरी क्या होते हैं, बूम क्या होते हैं, रिसेशन क्या होते हैं, ग्रोथ रिसेशन क्या होते हैं, और डबल डिप रिसेशन। डबल डिप रिसेशन भी होता है, भगवान न करे किसी देश पे डबल डिप रिसेशन आए, बहुत खतरनाक होता है एकदम। कोलंबिया ओलंबिया को जाके देखिए, पूरा एकदम सत्यानाश हुआ पड़ा है एकदम। डबल डिप्रिसिएशन, ऐसा लगता है कि पूरा देश खत्म हो जाता है, करेंसी का वैल्यू ही नहीं बच जाता है। इसलिए जरूर पढ़ेंगे, बहुत हॉट टॉपिक है ये। हॉट टॉपिक है मतलब हमारी इकोनॉमिक्स में, डबल डिप्रिसिएशन, ग्रोथ रिसेशन, रिसेशन। अभी आपने ग्रोथ रिसेशन देखा होगा, जर्मनी में भी था, जापान में भी था। तो बहुत ही हॉट टॉपिक है, पढ़ेंगे इसे। बढ़ते हैं आगे पब्लिक फाइनेंस के ऊपर। यहाँ आपको बजट पढ़ना है, बजट जान लेना है, बजट क्या है, किस किस आर्टिकल से रिलेटेड होता है। करंट ईयर का बजट आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है, बिहार का बजट आपको पढ़ना है और इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है। सबसे अच्छी बात है कि मैं आपको बता दूं, कल कल बजट की क्लास होगी और कल इकोनॉमिक सर्वे की भी क्लास होगी, करंट ईयर की। बजट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कल ही क्लास होगी, कल ही मैं सारे कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। कल बजट और इकोनॉमिक सर्वे 71st BPSC के लिए वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग पढ़ेंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसे की जाती है, क्या क्या थ्योरीज होते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के। फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे फिस्कल पॉलिसी अप्लाई करती है भारत सरकार, उसके बारे में जानेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कैसे लिमिट किया जाता है, जब हम लोगों का फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होता है या कम होता है तो कैसे हम लोग एक्सपेंडिचर को लिमिट करके उस फिस्कल डेफिसिट को हम लोग मेंटेन करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिस्कल कंसोलिडेशन को जानेंगे, कैसे फिस्कल मेथड्स को कंसोलिडेट करके मॉनेटरी वैल्यू को मेंटेन किया जाता है। जीरो बेस्ड बजट के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज एक्सपेंडिचर होते क्या हैं, कितने टाइप के बजट होते हैं, बजट के भी टाइप्स होते हैं। रियल बजट और आम बजट आप लोग जानते हैं, पर बजट के 3-4 टाइप होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। कट मोशन के बारे में पढ़ेंगे। 70वीं BPSC में कट मोशन पूछा गया था, तो आप समझ ही सकते हैं कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। आजकल DBT हर जगह चर्चा में है, हर एक स्कीम में पैसे का एलोकेशन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ही होता है। तो DBT को अच्छे से समझेंगे और उसे अच्छे से कवर करेंगे। DBT नहीं छोड़ना है। मनरेगा से लेकर PM आवास तक या जितने भी स्कीम है, हर एक स्कीम में आपको पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ही जाते हैं। या PM किसान को भी अगर ले लें तो जो पैसे जाते हैं वो DBT से ही जाते हैं। और उसके बाद डेब्ट मैनेजमेंट कवर करेंगे। बढ़ते हैं आगे एग्रीकल्चर की तरफ। एग्रीकल्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। खरीफ और रबी है, आप लोग जानते ही हैं खरीफ और रबी क्या होता है। लैंड रिफॉर्म्स को पढ़ेंगे, कैसे लैंड रिफॉर्म्स का उद्भव हुआ, लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या एस्पेक्ट है, फीचर्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे लैंड रिफॉर्म्स के।
ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन को पूरा कवर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए क्वेश्चन आता नहीं है ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन से, पर पढ़ लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाएगा तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो हम लोगों को लिखना होगा ना। नॉर्मन बोरलैग कौन थे, सबके बारे में आप लोग पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन में। फूड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फूड मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग बताएंगे कि फूड मैनेजमेंट कैसे होता है, और फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री, अभी जो हम लोगों का फूड मिनिस्ट्री है वो किसके पास गया है। हमारी बिहार के एक है नेता, उनके पास अभी फूड एंड सप्लाईज मिनिस्ट्री गई हुई है, तो आप लोग बताएंगे कमेंट में। बफर स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे। बफर मतलब होता है बचा हुआ स्टॉक, उस बचे हुए स्टॉक को कैसे यूज़ किया जाता है भारत में, तो बफर स्टॉक पढ़ेंगे। फार्म सब्सिडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कितने तरह के फार्म सब्सिडीज़ होते हैं, कैसे सब्सिडीज दिए जाते हैं, मॉनिटरी वैल्यू में भी दिए जाते हैं और काइंड वैल्यू में भी दिए जाते हैं, तो सब्सिडीज के बारे में जानेंगे। फूड सिक्योरिटी पढ़ेंगे। पीडीएस, जो हमें सरकार सामान देती है, चावल देती है, गेहूं देती है, पीडीएस, पीडीएस के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एपीएमसी, एक एपीएमसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एपीएमसी होता क्या है, किस एक्ट से एपीएमसी को लागू किया गया था ये जानेंगे। एपीएमसी किस साल से लागू हुई है, बिहार में एपीएमसी का क्या रोल है, इसे पढ़ेंगे। इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। फार्म मैकेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले देखा होगा, एक ड्रोन दीदी स्कीम लागू हुई थी, वो भी फार्म मैकेनाइजेशन के ही अंडर में आती है। यूजुअली फार्म मैकेनाइजेशन का मतलब ये हो गया कि हम लोग अपने एग्रीकल्चर को, अपने फार्मिंग को मशीन के थ्रू कैसे बढ़ा सकते हैं, बस यही हम लोग को जानना है फार्म मैकेनाइजेशन में। और गवर्नमेंट का उसमें क्या सपोर्ट है, कौन कौन सी स्कीम्स उसमें हिस्सा लेती है, ये सारा चीज़ हम लोग को कवर करना है। एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। नाबार्ड के बारे में भी पढ़ेंगे, क्या रोल है नाबार्ड का, उसके बारे में जानेंगे। उसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जानते हैं, और जितने भी फैक्ट्स हैं नाबार्ड से रिलेटेड सारा कुछ कवर होगा इसमें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अभी मैं डीबीटी के बारे में बात कर रहा था, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी पैसे डीबीटी से ही जाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ही जाते हैं। डब्ल्यूटीओ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 4-5 तरह के बॉक्सेस होते हैं। एम्बर बॉक्स होते हैं, ब्राउन बॉक्स होते हैं, रेड बॉक्स होते हैं। इसमें 4-5 तरीका के बॉक्सेस होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उन्हें कवर करेंगे। एनएफएसए जानेंगे। एनएफएसए क्या होती है, सिक्योरिटी एक्ट के, फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या होता है, एनएफएसए कौन से ईयर में आया था, उससे जानेंगे। फार्म इनकम को कैसे डबल करना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और वुमेन का क्या रोल है एग्रीकल्चर में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रीज की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज। आप लोग जानते हैं कि बिहार में धीरे धीरे इंडस्ट्रीज राइज हो रही है, तो इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे, शुरू से लेकर 1986 तक, और 1986 के बाद 1991 से शुरू होकर क्या क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लोगों के देश में लागू हुई है। सारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के फैक्चुअल डाटा से लेकर थ्योरेटिकल डाटा एक भी नहीं छोड़ना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, डायरेक्ट बीपीएससी क्वेश्चन डाटा डालता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर। डिसइन्वेस्टमेंट, इतना न्यूज़पेपर में आप लोग सुन रहे हैं, इस कंपनी ने डिसइन्वेस्टमेंट किया, भारत सरकार ने एलआईसी को किया डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट बहुत हॉट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट को करंट अफेयर के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे कि किस किस कंपनी का, कौन कौन से भारतीय कंपनियों का जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजॉरिटी शेयर है उसका डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, ये सब अच्छे से कवर करेंगे। एक वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ देते हैं। एमएसएमई सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, एमएसएमई से रिलेटेड सारे स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे एमएसएमई भारत की ग्रोथ को बूस्ट कर रहा है धीरे धीरे, उसके बारे में जानेंगे। सेक्टोरल कंसर्न्स को देखेंगे, एफडीआई पॉलिसी मेजर्स को देखेंगे। एफडीआई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि भारत का एफडीआई इतना बढ़ गया, इस साल इतना एफडीआई आया था, अगले साल इतने परसेंटेज से बढ़ा, इतना अमाउंट आया। तो हम लोग एफडीआई को नहीं छोड़ना है, एफडीआई अच्छे से करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम लोग पढ़ेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि कितने सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोग बिजनेस को भारत में ऑपरेट कर सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का यही मतलब होता है। उसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स लेती है, क्या क्या स्टेप्स लेती है, उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पढ़ेंगे। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आप लोग जानते हैं, उसे कवर करेंगे। करेंसी अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन। करेंसी का अप्रिसिएशन कैसे होता है, डिवैल्यूएशन कैसे होता है, और डेप्रिसिएशन कैसे होता है, और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे
ट्रेड पे, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, तो उस एस्पेक्ट को भी छोड़ना नहीं है। आगे देखते हैं ट्रेड सरप्लस एंड ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है कि जब हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो हम लोगों का एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट से कितना ज़्यादा है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो ट्रेड सरप्लस होगा, अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो ट्रेड डेफिसिट होगा। हम लोग अभी ट्रेड डेफिसिट में ही चल रहे हैं। आप लोगों को पता ही है कि भारत एक लंबे अरसे से ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है, और इसके लिए बहुत सारे, ये चीज़ याद रखेंगे कि ट्रेड डेफिसिट से बचने के लिए कौन कौन से मेजर भारत अपना रहा है, ये भी आपको बुक में मिलेगा, उसे अच्छे से कवर करना है। जब मैं इसकी क्लासेस लूंगा तो मैं पूरा कवर कराऊंगा। बीओपी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सिंपली देखा जाए तो वही है कि मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बैलेंस में कितना अमाउंट में कितना हम लोगों का फर्क आ रहा है। एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो उससे क्या होता है, ट्रेड सरप्लस में रहता है और इनकम भी सरप्लस में होता है गवर्नमेंट का। या तो फिर अगर डेफिसिट में चला जाता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बराबर नहीं रह पाता। और कैपिटल अकाउंट जानेंगे कि भारत का कैपिटल अकाउंट क्या है, कैसे है, सब कुछ जानेंगे। ईसीबी के बारे में हम लोग जानेंगे, ईसीबी पढ़ेंगे हम लोग, फेरा के बारे में पढ़ेंगे और फेमा के बारे में पढ़ेंगे। फेरा किस ईयर में लागू हुआ था, और उसके बाद फेरा को ख़त्म करके 1991 के बाद फेमा किस ईयर में स्टार्ट हुआ, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये दोनों पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में पढ़ेंगे कि अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, एक वर्ल्ड बैंक ऑपरेट करता है, एक जापान को कॉरपोरेशन इंटरनेशनल ऑपरेट करता है, दोनों के बारे में समझेंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नहीं छोड़ना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट, और जियोग्राफिकल इंडिकेटर तो खैर करंट अफेयर का पार्ट है, तो उसे आप लोग जीआई को कवर करेंगे। सर्विसेज सेक्टर में एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे, कैसे हम लोग सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं सर्विसेज का, हम लोग ट्रेड समझेंगे, सर्विसेज में ट्रेड कैसे करते हैं हम लोग। एनएलपी हम लोग जानेंगे, एनएलपी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है हम लोग ये जानेंगे। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के हम लोग जानेंगे, उसमें भारत का क्या रैंक आता है, कैसे इंडिया का परफॉर्मेंस है। लॉजिस्टिक्स के डेटा को अच्छे से पढ़ना है कि कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, इस लॉजिस्टिक्स के पार्ट को छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पढ़ना है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में भारत का क्या रैंक, स्पेशली रैंक ही इसमें ज़्यादा मायने रखता है, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पूछता उतना ज़्यादा, तो रैंक आप लोग जरूर पढ़ेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विसेज, कि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा बड़ा है या सर्विसेज ज़्यादा बड़ा है, कैसे इन दोनों को हम लोग मेंटेन करके भारत के ग्रोथ एस्पेक्ट को और बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस के ऊपर। तो सिक्योरिटी और इंश्योरेंस में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट इंश्योरर कौन है, इम्पॉर्टेंट इंश्योरर, डीएसआईआई का मतलब होता है एक इम्पॉर्टेंट इंश्योरर होता है या इम्पॉर्टेंट बैंक होता है। डोमेस्टिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरर और डोमेस्टिकली इम्पोर्टेंस बैंक। देखिए डीएसआईआई और डीएसआईआई का मतलब हो गया डोमेस्टिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरर और डोमेस्टिकली इम्पोर्टेंट बैंक। इन दोनों में आपको बस इतना जानना है कि ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनके क्रैश होने पे पूरी अर्थव्यवस्था क्रैश हो सकती है, या ऐसे बैंक्स हैं जिनके क्रैश होने पे पूरी अर्थव्यवस्था क्रैश हो सकती है। भारत सरकार इनके बारे में पूरा डाटा निकालती है कि ये कौन कौन से बैंक है जिनके क्रैश होने पे पूरा भारत क्रैश हो सकता है, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था क्रैश हो सकती है, या कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिनके क्रैश होने पे पूरा इकोनॉमी क्रैश हो सकता है। री इंश्योरर के बारे में पढ़ेंगे। इंश्योरेंस कंपनी का भी री इंश्योरर होता है एक, अगर इंश्योरेंस कंपनी डूब जाए तो उसे कौन संभालेगा, तो उनका भी एक री इंश्योरर होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है इंश्योरेंस सेक्टर में, उसे जानेंगे। आईआरडीएआई के बारे में जानेंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पीएफआरडीए, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आईएफएससी के बारे में जानेंगे। सेबी के बारे में पढ़ेंगे। बीएससी और एनएससी के बारे में पढ़ेंगे। इन सब का फैक्चुअल डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इनके इस्टेब्लिशमेंट्स के ईयर, चेयरमैन, और जितने भी फैक्चुअल डाटा, जितना डाटा ये लोग निकालते हैं सारा साल में, ये सारा डाटा। और इनसाइडर ट्रेडिंग तो आप जानते ही हैं कि जैसे फ्रॉडिया मेजर्स से जो ट्रेडिंग होते हैं, जैसे हर्षद मेहता करते थे इनसाइडर ट्रेडिंग, तो बस इनसाइडर ट्रेडिंग वही है।
बैंकिंग सेक्टर में आ जाते हैं। बैंकिंग में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई तो बहुत बड़ा टॉपिक है। आरबीआई इतना बड़ा टॉपिक है कि आपको एक दिन पूरा लग सकता है आरबीआई को कवर करने में, क्योंकि उसका एस्पेक्ट प्री इंडिपेंडेंस शुरू होता है 1947 के पहले से। आई एम सॉरी, आरबीआई का एस्पेक्ट शुरू होता है, तो उसे पूरा पढ़ेंगे। क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या क्या है, कैसे मेंटेन करता है आरबीआई, रेपो रेट कैसे मेंटेन करता है, रिवर्स रेपो रेट कैसे मेंटेन करता है, बैंक रेट कैसे मेंटेन करता है, ये हम लोग क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे। बैंक के नेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस ईयर में बैंक नेशनलाइजेशन हुआ था। आगे और 14 बैंक कैसे बैंक नेशनलाइजेशन हुए थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। रीजनल रूरल बैंक के बारे में पढ़ेंगे और कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि बिहार में आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इनके बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म थोड़ा ब्रॉड वे है, थोड़ा ब्रॉड चैप्टर है, थियोरिटिकल एस्पेक्ट है, इसे बस पढ़ना है। बस पढ़ लेना है, आपको जान लेना है कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं और बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। डाटा ज़्यादा नहीं आता, डाटा कुछ भी नहीं आता, थियोरिटिकल पार्ट है पूरा। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। इंसॉल्वेंसी कैसे होता है, कैसे लोग अपने आप को घोषित करते हैं कि मैं कंगाल हो चुका हूँ। यूजुअली इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी वही है कि लोग अपने आप को कंगाल घोषित करते हैं, तो उसका गवर्नमेंट क्या मेजर लेती है, आरबीआई का उसमें क्या रोल है, कैसे आरबीआई उसे मेंटेन करती है। एनआरआई डिपॉजिट के बारे में पढ़ेंगे। एनआरआई डिपॉजिट अभी हाल फिलहाल में एक डाटा रिलीज हुआ था, उसे हम लोग जरूर कवर करेंगे। $2 लाख का एनआरआई डिपॉजिट अभी हुआ था रिलीज डाटा। आप लोग बताएंगे कि कौन सा डाटा था वो कमेंट सेक्शन में। एनपीए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स के बारे में ज़रूर से पढ़ेंगे, कहाँ से स्मॉल एंड पेमेंट बैंक शुरू हुआ, आरबीआई कैसे उन्हें लाइसेंस देता है, इसके बारे में भी ज़रूर जानेंगे, और मुद्रा बैंक्स भी ज़रूर कवर करेंगे। बढ़ते हैं। अब आगे के 2 चैप्टर जो हैं वो सेपरेट चैप्टर है, वो बुक में आपको नहीं मिलेंगे, वो मैं आपको क्लासेस जब शुरू कराऊंगा तो आपको सेपरेटली वो मिल जाएंगे। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट और टैक्सेशन। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोगों को पॉवर्टी जान लेना है कि क्या है, पीपीपी जान लेना है हम लोगों को क्या है। पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो पीपीपी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, फैक्चुअल डाटा भी आपको उसमें मिलेगा, सारा कुछ आपको बुक में मिलेगा। अगर बुक में नहीं मिलता है तो क्लासेस शुरू होगी जब, तो मैं उसे अच्छी तरीके से पूरा कराऊंगा। मूवमेंट ऑफ पुअर इन एंड आउट। पॉवर्टी में भी क्या होता है ना कि कभी तो इंसान पुअर है तो कभी इंसान रिच है, तो वो मूवमेंट ऑफ पुअर इन एंड आउट क्या होता है, क्या थ्योरी होता है इन एंड आउट का, इसे पढ़ेंगे। पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे होता है भारत में, किस मेजर्स से पॉवर्टी को एस्टिमेट किया जाता है भारत में, कौन कौन से मेजर्स अपनाए जाते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि भारत में इनफॉर्मल सेक्टर का वेटेज ज़्यादा है, फॉर्मल सेक्टर का कम है, इसलिए भारत का जो एक इनकम लेवल है वो बढ़ नहीं रहा है। इनकम लेवल बढ़ाने के लिए हम लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में बदलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर पढ़ेंगे। प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एस्टिमेशन को हम लोग पढ़ेंगे कि पॉवर्टी का प्री इंडिपेंडेंस कैसे एस्टिमेशन होता था, पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे एस्टिमेशन होता था। एमडीपीआई के बारे में पढ़ेंगे और आईपीएल के बारे में पढ़ेंगे। आईपीएल आप लोग बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में कि इसका फुल फॉर्म क्या है। एमडीपीआई और आईपीएल का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत से लोग आईपीएल को इंडियन प्रीमियर लीग लिखेंगे, पर लिखना नहीं है, आईपीएल का क्या फुल फॉर्म है उसे बताएंगे। एंगल्स लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे। आ जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट वाले पार्ट में, तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे, कितने टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, उनके डाटा कलेक्शन का क्या क्या अप्रोच होता है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा, जब आप कहते हैं अपने आप को, जब आप कहते हैं कि आप अनएम्प्लॉयड हैं, यू आर नॉट अनएम्प्लॉयड, यू आर नॉट अनएम्प्लॉयड, यू आर सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। अलग चीज़ें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलग है, सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट अलग है, तो एस्पेक्ट्स अलग हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा कलेक्शन के अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। एसडीजी इंडिया इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंडिया इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे।
उसके बाद ग्लोबल ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। हंगर इंडेक्स कैसे काम करता है, उसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 6 के बारे में पढ़ेंगे। वेटेज कितना होता है उन कंपोनेंट्स का। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पॉवर्टी का जो एक बास्केट होता है ना, एस्टिमेशन का बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो पॉवर्टी में हम लोगों के देश में कैलकुलेशन एक मतलब सही से होती नहीं है, क्योंकि बास्केट ही इतना छोटा है। तो कैसे ही होगा, 3600 लोगों का डाटा लिया जाता है और उससे कैलकुलेशन किया जाता है, तो वो डाटा हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा एडिक्वेट होगा। आगे मैं आपको एमडीपीआई का फुल फॉर्म चलो बता ही देता हूँ। वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसका कैसे कैलकुलेशन होता है वो हम लोग जानेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, क्या होता है, इंडिया का रैंक क्या है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। टैक्सेशन वाले पार्ट में आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, टैक्स टू जीडीपी रेशियो पढ़ेंगे कि टैक्स और जीडीपी का क्या रेशियो है, कितना पार्ट जाता है जीडीपी में टैक्स का। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू पढ़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत बड़ा है, बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। अलग से एक वीडियो ही बना दूंगा मैं इसके ऊपर। टैक्सेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, टैक्सेशन का स्ट्रक्चर क्या है। कॉरपोरेट टैक्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कॉरपोरेट टैक्स कैसे काम करता है, उसके स्ट्रक्चर क्या क्या है। दो दो स्ट्रक्चर होता है कॉरपोरेट टैक्स का, उसके बारे में पढ़ेंगे। जीरो टैक्स कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। मैट के बारे में पढ़ेंगे। सीजीटी और एसएनटी टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट मैट क्या होता है, तो मिनिमम टैक्सेशन एक होता है। एक देखिए, एक गवर्नमेंट जो है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स फिक्स करके रखती है कि इतना टैक्स आपको देना ही है कंपनी को, अगर आप नहीं देंगे तभी कंपनी बंद कर दी जाएगी, तो वो होता है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। सीजीटी का मतलब हो गया कैपिटल गेन टैक्स, और एसएनटी टैक्स का मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एसएनटी टैक्स को क्या कहते हैं फुल फॉर्म। जीएसटी और जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, सारा फैक्ट पढ़ लेंगे। जीएसटी कब से शुरू हुआ, किस अमेंडमेंट से आया, सब कुछ। और जीएसटी काउंसिल में चेयरमैन कौन होते हैं, उनका हेड कौन होता है, स्टेट्स का कैसे पार्टिसिपेशन होता है, वो सब करेंगे। एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता ही है कि चाइना जो हम लोगों के बगल में बैठा हुआ है वो कैसे अपना सामान डंप करता है, तो कैसे हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी को लगाकर उस सामान के वैल्यू को हमारे इंडिया के वैल्यू के बराबर करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जीसीसी के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये अथॉरिटी जो होती है, ये मेनली टैक्सेशन फ्रॉड को रोकने के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई है। जो हम लोग टैक्सेशन में हम लोग जो फ्रॉड करते हैं, जो कंपनीज फ्रॉड करती हैं, उनके बारे में। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, थोड़ा मोड़ा फैक्चुअल डाटा है कि इन स्टेट्स को कितना टर्नओवर रखना पड़ता है, उस हिसाब से जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। नॉर्थ ईस्ट का अलग होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो इसके बारे में बस थोड़ा सा जान लेंगे। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस। ये टोटल 12 चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं। इसके अलावा ना आगे कुछ पढ़ना है, ना इसके अलावा इसके कम कुछ पढ़ना है। एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने पब्लिक फाइनेंस में आपको बता दिया है कि आपको बजट इस साल का, इकोनॉमिक सर्वे इस साल का, और बिहार से रिलेटेड बजट इस साल का, और इकोनॉमिक सर्वे इस साल का भी पूरा करना है। तो वो पब्लिक फाइनेंस चैप्टर के अंडर में मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं करेंट अफेयर की तरफ। तो करेंट अफेयर में पहला हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड पेपर बैग डे। 12 जुलाई को मनाया जाता है टू प्रमोट द यूज ऑफ इको फ्रेंडली पेपर बैग। तो इसे लॉन्च किसने किया था? लॉन्च इसे किया था द पेपर ब्लैक प्लेटफॉर्म ने। 2025 पेन पिंटर प्राइज, ये मेनली बुक लिखने के लिए दिया जाता है। किसी एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर बुक अगर कोई लिख रहा हो तो उसे पेन पिंटर प्राइज दिया जाता है। यूजुअली यूके वाले देते हैं, बुकर भी यूके ही वाले देते हैं, पेन पिंटर प्राइज भी यूके वाले ही देते हैं। इन्हें दिया गया है लेला अबुलेला को, जो कि साउथ सूडान की हैं। उन्हें लंदन में समर पार्टी के ओकेजन पे इस बुक के लिए, एक बुक के लिए जो है प्राइज दिया गया है। शी विल रिसीव द अवार्ड, 10 अक्टूबर को उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। 10 अक्टूबर को वो रिसीव करेंगी, और वहाँ वो राइटर ऑफ करेज 2025 के विनर को भी अनाउंस करेंगी। तो ये था हमारा 2 करेंट अफेयर। आगे देख लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कौन सा है मेंस के लिए। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया है पॉलिटी का, जो कि है क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे। बेसिक स्ट्रक्चर कैसे हम लोगों का इवॉल्व हुआ, सारे
बेसिक स्ट्रक्चर के इवोल्यूशन के बारे में, कौन-कौन से जजमेंट्स थे, कौन-कौन से सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे, उनके बारे में लिखेंगे और लास्ट में एक छोटा-सा कंक्लूजन दे देंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों को कैसे वायलेट नहीं करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के मर्यादा को बनाए रखना है और बेसिक स्ट्रक्चर कैसे हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन को कैसे रोकता है, उसे हम लोग कंक्लूजन में दिखाएँगे। छोटा-सा क्वेश्चन है आपको 150 वर्ड में कंप्लीट करना है। लिखकर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या मेरे चैनल पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है। तो ये है आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड को-एस्पिरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और मैं एक बार आपको फिर से बता दूँ कि कल बजट 2025-26 और इकोनॉमिक 2025-26 इंडिया का वीडियो आएगी, तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि कल आप लोग वीडियो ज़रूर देखेंगे और ये वीडियो 71st बीपीएससी के लिए होगी, तो वीडियो को ज़रूर से देखें और ज़रूर से कवर करें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद।